नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं A4 स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम 8 मार्च 2023 को कुमार गौरव सर के द्वारा जो क्लास फूल पत्ती वाली ली गई है उस क्लास का संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, आज 9 मार्च है, हम 8 मार्च की क्लास का रिवीजन कर रहे हैं इस क्लास में, और आज की क्लास का हम नेक्स्ट डे रिवीजन कर रहे होते हैं। दोस्तों, यह 1101 नंबर का कुमार गौरव सर का एपिसोड है और हमारा ये सेकंड नंबर का एपिसोड है इस चैनल पर। दोस्तों, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको अगर लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इसमें आपका संपूर्ण रिवीजन बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो अब देखते हैं जो कुमार गौरव सर के द्वारा 10 प्रश्न करवाए गए हैं उन सभी का रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार यह 8 मार्च 1975 को मनाया गया था। 8 मार्च 1975 को मनाया गया था यूएन के द्वारा। क्यों मनाया गया है? क्योंकि न्यूयॉर्क में 1908 में 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे कम तथा वेतन कम करने के लिए अभियान चलाया था। न्यूयॉर्क में 1908 में 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे कम करने तथा वेतन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर वेतन को बढ़ाने के लिए अभियान चलाया था, जिसके उपलक्ष्य में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका हैशटैग क्या है? तो एम्ब्रेस इक्वलिटी। एम्ब्रेस इक्वलिटी समानता को बढ़ाना है, समानता को बढ़ाना है। थीम की बात करें तो थीम है इसकी डिजिटल और लैंगिक समानता में नवाचार को बढ़ाना। लैंगिक समानता में नवाचार को बढ़ाना। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? 13 फरवरी को मनाया था। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और सरोजिनी नायडू का हैप्पी बर्थडे आ जाता है 13 फरवरी को। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी और उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर पहली महिला पूछे तो वो एनी बीसेंट थी। एनी बीसेंट थी पहली महिला। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जयंती पटनायक बनी है, जिनका निधन हो चुका है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, जिनका वर्तमान में निधन हो चुका है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच्च है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच्च। फाइन एम पावर कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा चलाया गया और उसके साथ यूएन भारत सहयोग कर रहा है। वित्तीय क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। फाइन एम पावर का उद्देश्य है वित्तीय क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। नेक्स्ट प्रश्न सेकंड नंबर का देखते हैं। पहली बार फ्रिंजेक्स 23 युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। पहली बार फ्रिंजेक्स 23 युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। यह भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होगा। भारत और फ्रांस के मध्य है। 7 से 8 मार्च को आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया जा रहा है? तो तिरुवनंतपुरम पेगोडे सैन्य स्टेशन केरल में किया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम पेंगोडे सैन्य स्टेशन केरल में आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? मानवीय सहायता और आपदा राहत करना। उद्देश्य क्या है? मानवीय सहायता और आपदा से राहत। वरुण शक्ति और गरुड़ अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होता है। वरुण शक्ति गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होता है। अजय वॉरियर की बात करें तो ये अजय वॉरियर कोंकण अभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य है। अजय वॉरियर कोंकण अभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य है। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन जो है भारत और जापान के मध्य। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन जो है भारत और जापान के मध्य आया था। साइक्लोन फर्स्ट की बात करें तो ये भारत और मिस्र के मध्य आयोजित होता है, राजस्थान में आयोजित हुआ है। साइक्लोन फर्स्ट जो है भारत और मिस्र के मध्य हुआ है, राजस्थान में। डेजर्ट फ्लैग जो है यूएई में आयोजित किया गया है। डेजर्ट फ्लैग यूएई में आयोजित किया गया है। कटलेस युद्ध अभ्यास की बात करें तो इसमें आईएनएस त्रिकंड भाग ले रहा है। कटलेस युद्ध अभ्यास में आईएनएस त्रिकंड भाग ले रहा है। एमफेक्स की बात करें तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। एमफेक्स काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। तर्कश की बात करें तो ये इंडिया और यूएसए के मध्य हुआ है। तर्कश जो है इंडिया और यूएसए के मध्य आयोजित हुआ है। डस्ट लीग इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित होता है। डस्ट लीग इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहली उच्च समुद्र संधि जो है यूएनओ के द्वारा करवाएगी। पहली उच्च समुद्र संधि जो है यूएनओ के द्वारा आयोजित करवाएगी।
महासागर निकायों की सुरक्षा के लिए करवाई गई है। महासागर निकाय जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए आयोजित करवाई गई है। खनन व मछली पकड़ने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इसमें खनन और मछली पकड़ने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। क्यों करवाई गई? 10% समुद्री प्रजाति जो है विलुप्त होने का कगार पर है, इसलिए उच्च समुद्र संधि करवाई गई है। यूएनओ के द्वारा करा गई है। यूएनओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यूएनओ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। इसके वर्तमान हेड जो हैं एंटोनियो गुटारेस हैं। इसके 6 अंग होते हैं, 6 अंग। इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय था, न्यूयॉर्क में। और 193 देश इसके सदस्य हैं। 193 देश एंडोरा आ जाता है। 193 देश जो है एंडोरा है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 193 देश एंडोरा है या फिर दक्षिणी सूडान है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाई सी, हाई सी यानी कि उच्च समुद्र संधि जो है किसी भी राष्ट्र का अधिकार नहीं होता। इस पर जो है किसी भी राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है। सभी मानवों की साझी विरासत होती है। सभी मानव जो होते हैं उनकी साझी विरासत होती है। ये मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल मील से परे होती है। 200 नॉटिकल मील से परे होती है। शांतिपूर्ण उपयोग कर सकते हैं, इसका शांतिपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। 1 नॉटिकल मील में 1.852 मीटर होते हैं, 1.852 किलोमीटर होते हैं। या फिर मीटर की बात करें तो 1852 मीटर कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट बात करते हैं। यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज आ जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के अध्यक्ष सोबो कुरैशी हैं? तो 17वें सत्र के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के अध्यक्ष सोमो कुरैशी हैं? तो 17वें। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में था। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और आईयूसीएन के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। पृथ्वी के फेफड़े अमेजोन वर्षावन को कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़े जो है किसे कहते हैं? अमेजोन वर्षावन को कहते हैं, जो कि ब्राज़ील में पाए जाते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है। वुमन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। वुमन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। जारीकर्ता कौन है? विश्व बैंक ने जारी की है इसका। और कौन सा संस्करण जारी किया है? 9वां संस्करण जारी किया है। विश्व बैंक की बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में थी। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसी के साथ IMF का भी हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में आ जाता है। उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, इसका आकलन करना होता है। उद्देश्य है आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। विश्व का एवरेज स्कोर पूछा जाए तो 76.5% आ जाता है। विश्व का एवरेज स्कोर पूछा तो 76.5% है। इंडिया का एवरेज स्कोर 74.4% है। इंडिया का एवरेज स्कोर 74.4% है। दक्षिण एशिया में नेपाल का स्कोर पूछे तो 80% आ जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप WEF विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक जो है दावोस में बैठक होती है। दावोस में बैठक होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस में बैठक होती है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में आ जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की बात करें तो ये IMF जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो IMF जारी करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। इंडिया की रैंक इसमें 150 आ जाती है। इंद्रजीत गिल मुख्य अर्थशास्त्री हैं। इंद्रजीत गिल मुख्य अर्थशास्त्री किसके? विश्व बैंक के में नियुक्त किए गए हैं। विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रजीत गिल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हर पेमेंट डिजिटल मिशन। हर पेमेंट डिजिटल मिशन की बात करते हैं। प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसका लक्ष्य जो है 2025 तक 100% डिजिटल भुगतान करना है। 100% डिजिटल भुगतान करना है, लक्ष्य 2025 तक का है। अभी सर्वे किया गया है। 42% डिजिटल भुगतान किया जा रहा है। लोगों के द्वारा 42% डिजिटल भुगतान किया जाता है। 35% जनता ऐसी है जो जानते तो हैं डिजिटल भुगतान होता है लेकिन करते नहीं हैं। और 23% जनसंख्या ऐसी है जो डिजिटल भुगतान के बारे में जानती नहीं है।
नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके हेड जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष जो हैं सुमन बेरी वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य केरल है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल रैंकिंग राज्य जो है बैंकिंग राज्य केरल आ जाता है। हारबिंगर किसके द्वारा शुरू किया गया है? आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया। हारबिंगर जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। वर्णिका क्या है? तो नोट छापने की स्याही के निर्माण की एक यूनिट है। वर्णिका क्या है? तो नोट छापने की स्याही जो होती है उसके निर्माण की एक इकाई है। और ये कहाँ पर स्थापित की गई? मैसूर के अंदर स्थापित की गई है। मौद्रिक नीति समिति जो है इसमें 6 सदस्य होते हैं। एक इसमें हेड जो है आरबीआई का गवर्नर होता है, हेड आरबीआई का गवर्नर होता है। और हर प्रत्येक 2 माह में यह रिपोर्ट जारी करता है। वर्ष में जो है 6 बार रिपोर्ट जारी करता है। पॉलिसी रेट को ही रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। जिस दर पर आरबीआई बैंक को उधार देता है वो रेपो रेट पर उधार दिया जाता है। आरबीआई के द्वारा बैंक को जो ऋण दिया जाता है वो रेपो रेट पर दिया जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न आ जाता है। 5वीं बार नागालैंड के सीएम नियुक्त किए गए हैं। 5वीं बार नागालैंड के सीएम नियुक्त किए गए हैं। किसको? नेफ्यू रियो जो है 5वीं बार नागालैंड के सीएम बने हैं। एनडीपीपी तथा भाजपा के गठबंधन से इनको नियुक्त किए बने हैं। इन्होंने 60 में से 37 सीटें प्राप्त की हैं। 60 में से 37 सीटें प्राप्त की हैं। मेघालय की बात करते हैं। मेघालय के सीएम हैं कोनराड संगमा जो है मेघालय के सीएम हैं। और ये नेशनल पीपुल्स पार्टी से आते हैं। मेघालय के राज्यपाल हैं फागू चौहान। मेघालय के राज्यपाल कौन हैं? तो फागू चौहान आ जाते हैं मेघालय के राज्यपाल। नवीनतम 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जो है कौन सी है? नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है यह नवीनतम 8वें नंबर की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह है बुक। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या आ जाता है? बुक आ जाता है। नागालैंड की बात करें तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को होती है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना होती है। इसकी राजधानी की बात करें तो कोहिमा आ जाती है। राजधानी कोहिमा। माउंट सारामती पर्वत जो है कहाँ पर है? नागालैंड के अंदर माउंट सारामती पर्वत नागालैंड में है। पतंजलि एग्रीमेंट जो है नागालैंड ने किया। पतंजलि के साथ एग्रीमेंट किया है नागालैंड ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है 1 दिसंबर को मनाया गया है नागालैंड के द्वारा। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर को मनाया गया है नागालैंड के साथ। एकमात्र ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। एकमात्र ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहीं देखी गई तो वो नागालैंड राज्य है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। लिविंग रूट ब्रिज की बात करें तो ये मेघालय के अंदर आ जाता है। वांगला फेस्टिवल मेघालय में ही आयोजित होता है। लिविंग रूट ब्रिज और वांगला फेस्टिवल मेघालय के अंदर आयोजित होता है। स्थापना की बात करें तो मेघालय की स्थापना जो होती है राजधानी इसकी शिलोंग। राजधानी क्या है? शिलोंग है। गारो खासी जयंतियाँ यहाँ पर पहाड़ी पाई जाती हैं। और उन्हीं पहाड़ियों के नाम पर जो है इन पहाड़ियों का नाम जो है यहाँ की पर रहने वाली जनजातियों के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान नोरक्रैक राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है। चेरापूंजी और मासिन राम खासी पहाड़ी पर स्थित है। चेरापूंजी और मासिन राम जो है वो खासी पहाड़ी पर स्थित है। बोनालू फेस्टिवल की बात करें तो वो बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा की गई? सचिन तेंदुलकर का स्टैचू जो है वो कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? तो यह वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्टैचू लगाने की घोषणा की गई है। वानखेड़े स्टेडियम में ही हेड क्वार्टर आ जाता है बीसीसीआई का हेड क्वार्टर है। और इसके हेड जो है रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई के हेड अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी को बनाया गया। वानखेड़े स्टेडियम में आखिरी मैच खेला था सचिन तेंदुलकर ने। 50वां हैप्पी बर्थडे इनका। और 100 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी 100 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर आ जाते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम की बात करें तो वो कहाँ पर आ जाता है? दिल्ली में आ जाता है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में आ जाता है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता के अंदर है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो वो कौन सा आ जाता है? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में स्थित है।
विश्व में पहला दोहरा शतक लगाया किसने? सचिन तेंदुलकर ने लगाया। विश्व में पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो वो सचिन तेंदुलकर थे। प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी किसकी? सचिन तेंदुलकर की है। प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी जो हो किसकी है? तो सचिन तेंदुलकर की आ जाती है। 8वें नंबर का प्रश्न है, बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मीराबाई चानू को दिया गया। वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। मीराबाई चानू को मिला है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। 2021 का भी मिला है और इस बार 2022 का भी इन्हीं को ही मिला है। लगातार 2 बार जीतने वाली एकमात्र एथलीट हैं। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन भाविना पटेल, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड किसको मिला? भाविना पटेल को मिला और ये टेबल टेनिस खेलती हैं। इमर्जिंग प्लेयर को इमर्जिंग प्लेयर कौन है? तो नीतू पंघाल को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है नीतू पंघाल को और ये बॉक्सिंग खेलती हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रीतम सिवाच हॉकी से संबंधित है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रीतम सिवाच हॉकी से संबंधित है। चेंज मेकर अवार्ड जो मिला है महिला लॉन बॉल्स टीम को मिला है। कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड जीता साउथ अफ्रीका को हराकर। महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन बने हैं? तो साजन प्रकाश बने हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट बने हैं साजन प्रकाश और यह एक तैराक हैं, गुजरात से संबंधित हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर खेले गए? गुजरात में खेले गए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है? एम बापे ने जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड जीता है एम बापे ने और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड की बात करें तो लियोनेल मेसी ऑस्ट्रेलिया के हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है लियोनेल मेसी और यह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड शरद कमल को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये शरद कमल को दिया गया है। शरद कमल जो है ये टेबल टेनिस खेलते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया? 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको CGA के नाम से भी जानता है। लेखा महानियंत्रक को CGA के नाम से भी जानता है। इसकी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहते हैं और यह नियुक्त किया गया SS दुबे को। 28वें नंबर के SS दुबे को। 27वें नंबर के कौन थे? तो भारतीदास। 27वें नंबर के थे भारतीदास। 1 मार्च 1976 में CGA व CAG पद सामने आया था। 1 मार्च 1976 को जो है CGA और CAG का पद सामने आया था। लेखा दिवस जो है 1 मार्च को मनाते हैं। लेखा दिवस जो 1 मार्च को मनाते हैं। CGA का उल्लेख संविधान में नहीं है। CGA का उल्लेख जो संविधान में नहीं है। प्रथम CAG की बात करें तो नरहरि राव थे। प्रथम CAG नरहरि राव थे। CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इसकी फुल फॉर्म होती है। आर्टिकल 148 से 157 तक आ जाता है CAG से संबंधित है। वर्तमान CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम बने हैं। किस समिति को CAG का मित्र मार्गदर्शक कहते हैं? किस समिति को CAG का मित्र मार्गदर्शक कहते हैं? लोक लेखा समिति को मित्र मार्गदर्शक कहते हैं। लोक लेखा समिति PSC। 22 इसमें सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। किस समिति को CAG का मित्र मार्गदर्शक कहते हैं? लोक लेखा समिति को कहते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10वें नंबर का। 35वें वसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? 35वें वसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तो पंचकुला हरियाणा में। पंचकुला हरियाणा के अंदर चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का खेले गए हैं। 5वें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के अंदर खेले गए हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम जो है मध्य प्रदेश के अंदर खेले गए हैं। पहली रैंक महाराष्ट्र की इसमें है। पहली रैंक महाराष्ट्र की है। सेकंड हरियाणा की है और थर्ड स्थान पर मध्य प्रदेश आया है। थर्ड स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश आया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा में खेला गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है कहाँ पर हुआ है? कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। सूरजकुंड मेला 36वें नंबर का आयोजित किया गया है। कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र फतेहाबाद हरियाणा में लगाया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? फतेहाबाद हरियाणा के अंदर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर आता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर आ जाता है। दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, अगर आपने इसकी पीडीएफ देखनी है तो वो मिल जाएगी आपको A4 स्टडी पॉइंट पर, टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर विजिट करके अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों वहाँ पर आपको पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, और बाकी इस क्लास को भी रिवीजन करते रहिएगा, और डेली आपको इस प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।